Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में, जिसका टाइटल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और यह इस चैप्टर का पार्ट 4 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखें। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि यह वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स जैसे टॉपिक के बारे में। सेकंड द यूनाइटेड नेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड जैसे टॉपिक के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 57। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और संयुक्त राष्ट्र सुधार के बारे में। India supports reforming the United Nations so that it becomes stronger and more effective। मतलब कि भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधार का समर्थन करता है ताकि यह और अधिक मजबूत और प्रभावी बन सके। India wants the United Nations to focus on development and cooperation। मतलब कि भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास और सहयोग पर ध्यान दे। As this is important for peace and security, क्योंकि यह शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इंडियाज मेन कंसर्न। अब हम बात करेंगे भारत की मुख्य चिंता के बारे में। फर्स्ट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ हार्डली चेंज्ड। तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल को हिंदी में कहते हैं सुरक्षा परिषद में बहुत कम बदलाव हुआ है। While the यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ ग्रोन, वहीं पे जो जनरल असेंबली है मतलब कि जो महासभा है, तो हम कह सकते हैं कि जबकि महासभा का विस्तार हुआ है। सेकंड मोस्ट यूनाइटेड नेशन मेंबर्स आर नाउ डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब कि अधिकांश सदस्य देश अब विकासशील देश हैं। बट दे डोंट हैव इनफ पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब कि लेकिन सुरक्षा परिषद में उनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। इंडिया बिलीव्स मतलब कि भारत का मानना है कि फर्स्ट द सिक्योरिटी काउंसिल शुड रिप्रेजेंट मोर कंट्रीज स्पेशली डेवलपिंग वंस। मतलब कि सुरक्षा परिषद में अधिक देशों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, खास करके विकासशील देशों का। सेकंड मोर रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू मोर सपोर्ट फॉर यूनाइटेड नेशन डिसीजंस। मतलब कि अधिक प्रतिनिधित्व का मतलब है संयुक्त राष्ट्र के फैसलों के लिए अधिक समर्थन। In 1965, Security Council membership increased from 11 to 15, but permanent members stayed the same। तो हम कह सकते हैं कि 1965 में सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई, लेकिन स्थायी सदस्य मतलब कि परमानेंट मेंबर्स वही रहे। इंडिया आर्ग्यूज दैट मतलब कि भारत का तर्क है कि फर्स्ट देयर शुड बी मोर परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। Second, the Security Council's success depends on political support from all countries। सुरक्षा परिषद की सफलता सभी देशों के राजनीतिक समर्थन पर निर्भर करती है। थर्ड, एनी रिफॉर्म शुड बी ब्रॉड बेस्ड नॉट कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू बिग कंट्रीज। मतलब कि कोई भी सुधार व्यापक होना चाहिए, ना कि कुछ बड़े देशों के नियंत्रण में। India wants to be a permanent member of the restructured United Nation because मतलब कि भारत चाहता है कि पुनर्गठित
संयुक्त राष्ट्र में वह स्थायी सदस्य बने, क्योंकि फर्स्ट, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दैट इज 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मतलब कि भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसमें 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आती है। सेकेंड, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। थर्ड, इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड द यूनाइटेड नेशन एंड टेकन पार्ट इन ऑलमोस्ट ऑल यूनाइटेड नेशन एक्टिविटीज़। मतलब कि भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र का समर्थन किया है और लगभग सभी संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में भाग लिया है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो इस पेज पर एक ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए उस बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि विश्व व्यापार संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट्स रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। मतलब कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के लिए नियम बनाता है। इट was formed in 1995 after replacing GATT, that is General Agreement on Trade and Tariffs। तो हम कह सकते हैं कि यह 1995 में गठित हुआ था, जब इसने सामान्य समझौता शुल्क और व्यापार अर्थात गेट की जगह ली। It has 164 members as on July 2016। तो हम कह सकते हैं कि इसमें अभी 164 मतलब कि 164 सदस्य देश हैं, और यह डेटा कब की है? 29 जुलाई 2016 की है। All decisions are made unanimously, but big powers like US, European Union and Japan often influence rules for their own benefit। हम यह कह सकते हैं कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी शक्तियां अक्सर अपने लाभ के लिए नियमों को प्रभावित करती हैं। Developing countries complain that the system is unfair and dominated by big powers। तो हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों की शिकायत है कि यह व्यवस्था अनुचित है और बड़ी शक्तियों के वर्चस्व में है, या फिर कह सकते हैं और बड़ी शक्तियों के नियंत्रण में है। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 58। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इंडियाज रोल एंड चैलेंजेस फॉर परमानेंट मेंबरशिप। मतलब कि भारत की भूमिका और स्थायी सदस्यता की चुनौतियाँ। India has a long history of peacekeeping and is now an emerging economic power। तो हम कह सकते हैं कि भारत का शांति स्थापना में लंबा इतिहास रहा है और अब यह एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। These factors support India's claim for a permanent seat in the United Nations Security Council। तो हम कह सकते हैं कि ये कारक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे को मजबूती देते हैं। इंडिया रेगुलरली कॉन्ट्रीब्यूट्स मनी टू द यूनाइटेड नेशन एंड पेज ऑन टाइम। मतलब कि भारत नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र को धन का योगदान देता है और समय पर भुगतान करता है। बीइंग अ परमानेंट मेंबर इज सिंबॉलिक एंड पावरफुल। मतलब कि हम कह सकते हैं कि स्थायी सदस्य होना प्रतीकात्मक और शक्तिशाली है। इट इंक्रीजेस इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड अफेयर्स। मतलब कि यह विश्व मामलों में प्रभाव बढ़ाता है। बट सम कंट्रीज अपोज इंडियाज इंक्लूजन बिकॉज। लेकिन कुछ देश भारत को शामिल करने का विरोध करते हैं, क्योंकि फर्स्ट, इंडिया हैज़ प्रॉब्लम्स विथ पाकिस्तान। मतलब कि भारत के पाकिस्तान के साथ समस्याएं हैं। सेकेंड, कंसर्न्स अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब कि भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंताएं हैं। थर्ड, इफ इंडिया ज्वाइंस अदर कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका में ऑल्सो डिमांड मेंबरशिप। मतलब कि यदि भारत जुड़ता है तो ब्राज़ील, जर्मनी, जापान
और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देश भी सदस्यता की मांग कर सकते हैं। Fourth, Africa and South America currently have no permanent members, so expansion must include them too. मतलब कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में वर्तमान में कोई स्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए विस्तार में उन्हें भी शामिल करना होगा। बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज, मतलब कि इन कारणों से इंडियाज एंट्री एज अ परमानेंट मेंबर मे टेक टाइम, मतलब कि भारत का स्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश समय ले सकता है। अब हम बात करेंगे IAEA के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और ये टॉपिक एक ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है इस पेज पर। चलिए इस बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। IAEA was created in 1957 to promote peaceful use of nuclear energy। हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मतलब कि IAEA की स्थापना 1957 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। It ensures that nuclear energy is not used for weapons। यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग हथियारों के लिए ना हो। IAEA teams inspect nuclear facilities worldwide to confirm they are only used for civilian use। हम कह सकते हैं कि IAEA की टीम दुनिया भर में परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करती है ताकि यह ताकि यह पुष्टि हो सके कि उनका उपयोग केवल नागरिक मतलब कि सिविलियन यूज मतलब कि केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे द यूनाइटेड नेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में, मतलब कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र के बारे में। आफ्टर द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, द US became the only सुपर पावर, मतलब कि सोवियत संघ के समाप्त होने के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। Many countries hoped that reforms in the United Nations would help control the power of the US। तो हम कह सकते हैं कि कई देशों को आशा थी कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार अमेरिका की शक्ति को नियंत्रित करने में मदद करेगा। The United Nations could act as a balance so that US does not dominate the world completely। तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र एक संतुलन के रूप में कार्य कर सकता है ताकि अमेरिका पूरी तरह से दुनिया पर प्रभुत्व ना जमा सके। It can also help maintain discussion between the US and other countries to stop the US from doing whatever it wants। तो हम कह सकते हैं कि यह अमेरिका और अन्य देशों के बीच चर्चा बनाए रखने में भी मदद कर सकता है ताकि अमेरिका अपनी मनमानी ना कर सके। However, it is difficult to control US power because मतलब कि हालांकि अमेरिका की शक्ति को नियंत्रित करना कठिन है क्योंकि फर्स्ट, द US इज द ओनली सुपर पावर। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। सेकेंड, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर। उसके पास मजबूत सैन्य और आर्थिक शक्ति है। थर्ड, दिस पावर अलाउज इट टू इग्नोर द यूनाइटेड नेशन और एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि यह शक्ति उसे संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी करने की अनुमति देती है। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 55। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इनसाइड द UN, तो हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के भीतर। द US हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस बिकॉज अमेरिका का बहुत प्रभाव है क्योंकि फर्स्ट, इट गिव्स द मोस्ट मनी टू द यूनाइटेड नेशन। हम कह सकते हैं कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को सबसे अधिक धन देता है। सेकेंड,
The United Nations headquarters is in the United States, which gives extra influence. मतलब कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका में है, जिससे उसे अतिरिक्त प्रभाव मिलता है. थर्ड, many United Nations officials are from the United States. मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के कई अधिकारी अमेरिका से हैं. फोर्थ, the US has veto power, so it can stop any decisions it does not like. मतलब कि अमेरिका के पास वीटो शक्ति है, इसलिए वह किसी भी ऐसे निर्णय को रोक सकता है जो उसे पसंद नहीं है. Fifth, the US uses this power to protect its own interests and those of its allies. मतलब कि अमेरिका इस शक्ति का उपयोग अपने हितों और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए करता है. Sixth, it can even influence who becomes the United Nations Secretary General. तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका यह तक प्रभावित कर सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन बनेगा. Because of this, इसी कारण the United Nations cannot fully control the US. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता. But the United Nations still plays an important role by. लेकिन संयुक्त राष्ट्र अब भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. First, bringing together the US and other countries for discussions. मतलब कि अमेरिका और अन्य देशों को चर्चा के लिए एक साथ लाना. Second, helping over 190 countries deal with issues like peace, security and development. मतलब कि 190 से अधिक देशों को शांति, सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों से निपटने में मदद करना. Third, giving the rest of the world a platform to express opinions and try to change US policies. मतलब कि बाकी दुनिया को एक ऐसा मंच देना जहां वे अपनी राय व्यक्त कर सकें और अमेरिका की नीतियों को बदलने की कोशिश कर सकें. Even if it's very hard to balance US power. मतलब कि भले ही अमेरिका की शक्ति को संतुलित करना बहुत कठिन हो. अब हम बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में. ये टॉपिक उस पेज पे ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है. चलिए इस बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं. Amnesty International. Amnesty International is an NGO, means non-government organization. Amnesty International एक गैर सरकारी संगठन है, मतलब एक NGO है. It works to protect human rights all over the world. मतलब कि यह पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है. It supports the Universal Declaration of Human Rights. हम कह सकते हैं कि यह मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का समर्थन करता है. It believes human rights are connected and should be respected. मतलब कि इसका मानना है कि मानव अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए. It prepares reports on human rights violations by governments. मतलब कि यह सरकारों द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन का रिपोर्ट तैयार करता है. गवर्नमेंट्स ऑफन डिसलाइक दीज रिपोर्ट्स. मतलब कि सरकारें अक्सर इन रिपोर्टों को पसंद नहीं करती. बट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर रिसर्च एंड एडवोकेसी. मतलब कि लेकिन ये शोध मतलब कि रिसर्च और जन जागरण मतलब एंड एडवोकेसी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं. If the right one don't get you, then the left one will. अब हम बात कर रहे हैं इस पेज पे जो कार्टून बना है उसके बारे में. चलिए ये कार्टून क्या दर्शाना चाहता है उसे समझने की कोशिश करते हैं. If the right one don't get you, मतलब कि अगर दाहिना हाथ तुम्हें नहीं पकड़ता, then the left one will, तो बायां हाथ पकड़ेगा. The cartoon shows a man with two hands. कार्टून में एक आदमी को दो हाथों के साथ दिखाया गया है. The right hand is holding a United Nations symbol and an olive branch, मतलब a symbol of peace. तो हम कह सकते हैं कि दाहिने हाथ में संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक और शांति का प्रतीक जैतून की डाली है. ऑलिव ब्रांच को हिंदी में कहते हैं जैतून की डाली. The left hand is a big ब्लैक ग्लोव लेबल्ड वॉर. तो हम कह सकते हैं कि बाएं हाथ में एक काला दस्ताना है जिस पर युद्ध मतलब वॉर लिखा हुआ है.
द मैसेज मीन्स, तो हम कह सकते हैं ये कार्टून हमें क्या संदेश देना चाहता है। इफ पीस एफर्ट्स द राइट हैंड डू नॉट वर्क, तो हम कह सकते हैं कि अगर शांति प्रयास दाहिना हाथ काम नहीं करते, देन द वॉर दैट इज द लेफ्ट हैंड विल बी यूज, तो युद्ध मतलब बायां हाथ का सहारा लिया जाएगा। इट सजेस्ट दैट इवन व्हेन द यूनाइटेड नेशन ट्राइज फॉर पीस, वॉर इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यह बताता है कि भले ही संयुक्त राष्ट्र शांति की कोशिश करता है, फिर भी युद्ध एक मजबूत विकल्प बना रहता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 60। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है इसे समझने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड नेशंस रोल एंड इम्पोर्टेंस, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और महत्व। द यूनाइटेड नेशन अलाउज डिस्कशंस वेयर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट यूएस पॉलिसीज कैन बी हर्ड, तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ऐसी चर्चाओं की अनुमति देता है जहां अमेरिका की नीतियों के खिलाफ तर्क सुने जा सकते हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस इन एग्रीमेंट्स, मतलब कि यह समझौतों और सहमतियों को बनाने में मदद करता है। द यूनाइटेड नेशन इज नॉट परफेक्ट, बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड फेस बिगर प्रॉब्लम्स, तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पूर्ण नहीं है, लेकिन इसके बिना दुनिया और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया को और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। टुडे द वर्ल्ड इज वेरी कनेक्टेड, दैट इज इंटरडिपेंडेंट, तो हम कह सकते हैं कि आज की दुनिया बहुत जुड़ी हुई है, मतलब कि इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि यानी परस्पर निर्भर है। सो द यूनाइटेड नेशन इज नीडेड मोर, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की ज़रूरत और अधिक है। टेक्नोलॉजी विल इंक्रीज ग्लोबल कनेक्शंस, मेकिंग द यूनाइटेड नेशन इवन मोर इम्पॉर्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए संयुक्त राष्ट्र की ज़रूरत और अधिक है, क्योंकि तकनीकी तकनीक वैश्विक संबंधों को और बढ़ाएगी, जिससे संयुक्त राष्ट्र और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। Countries must find ways to support and use the United Nations and other international organizations, हम कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है देशों को ऐसे तरीके खोजने होंगे जिनसे वे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सम्मान, मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एंड यूज द यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन while keeping their own interest and the world's interest balance, तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। कंट्रीज मस्ट फाइंड वेज टू सपोर्ट एंड यूज द यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस while keeping their own interests and the world's interest balance, तो इसका मतलब होता है कि देशों को ऐसे तरीके खोजने होंगे जिनसे वे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन और उपयोग कर सके, साथ ही अपने हितों और विश्व के हितों के बीच संतुलन बनाए रख सके। अब हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में, जो कि ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए इस बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच इज एन इंटरनेशनल एनजीओ दैट वर्क्स फॉर ह्यूमन राइट्स, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, मतलब एक एनजीओ है। इट इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएस, तो हम कह सकते हैं कि यह अमेरिका का सबसे बड़ा मानव अधिकार संगठन है। इट ब्रिंग्स द वर्ल्ड्स अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, मतलब कि हम कह सकते हैं कि यह दुनिया का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघनों की ओर आकर्षित करता है। इट हेल्प्स क्रिएट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक, मतलब कि यह अंतर्राष्ट्रीय समझौते बनाने में मदद करता है, जैसे बैनिंग लैंड माइंस, मतलब कि लैंड माइंस अर्थात बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाना। सेकेंड, स्टॉपिंग द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, मतलब कि बाल सैनिकों के उपयोग को रोकना। थर्ड, क्रिएटिंग द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना करना। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो कंटेंट था आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए।
कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।